हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम लोग एससीईआरटी का जो बुक है वो अध्ययन कर रहे थे और 8th क्लास का आधुनिक भारत का इतिहास है। अगर आपके पास किताबें हो तो ज़रूर इसे पढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी टीचर के लिए और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का जो टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे, हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ से हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर प्रश्न बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है इसमें, कब, कहाँ और कैसे, है ना। देखिए इसमें कहता है कि पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट के देखते हैं। एक हो जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। इस तरीके से पढ़ने की सुविधा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे हम लोगों ने 3 भागों में और 3 कालखंडों में बांटा है ना। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में, जो अभी हम लोग 8वीं कक्षा का एससीईआरटी का जो किताबें हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एससीईआरटी की जो किताबें हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और कहता है कि 8 में हम लोग मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है, क्योंकि प्राचीन काल में जो विशेषता है वो खास उस समय के कालखंडों में बहुत मायने रखती है। उसी तरीके से मेडिवल इंडिया में भी मायने रखती है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हो जाता है मॉडर्न इंडिया। आप यह जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही है। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। यही जो परिवर्तन है हम लोगों को पढ़ना है। क्या परिवर्तन होता है आधुनिक युग में, आधुनिक काल में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ी हुई बातों के आधार पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें कहता है कि प्राचीन काल में मनुष्य की ज़िंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। यही सवाल है कि मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। और फिर कहता है कि आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुआ। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुआ और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, जब भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आते हैं, जब नए नए विद्यार्थी हैं तो उनसे हम यही आग्रह करते हैं कि कम से कम घर पे रूम पे बैठ कर के 5 से 6 महीने ज़रूर एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन कर लें। उसके बाद आपका सफ़र शुरू होता है सिविल सर्विसेज की ओर, है ना। तब अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फाइटर बनने का जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण कहता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण के पहले प्रबोधन हुआ था। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स अगर कहीं पढ़ेंगे तो उस समय देखा जाएगा पूरा डिटेल्स क्या कहता है। हालांकि अगर अभी हम लोग पुनर्जागरण की बात करें तो कहता है कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में ही हुआ। जैसे आप देखते हैं मध्य जो आप एशिया का क्षेत्र जो है, अरब का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया, है ना। कुस्तुनतुनिया को कहा जाता है कि यहाँ पे बौद्धिक जो लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक किस्म के जो लोग थे, जब उन पे आक्रमण हुआ, जब अटैक हुआ, तब उन्होंने अपना ही जो भूमि था उसे छोड़ करके वो भाग गए और भाग करके उन्होंने शरण लिया इटली में। इटली में बहुत ऐसे कंट्री हैं, बहुत ऐसे जगहें हैं, है ना, जहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था। जिन लोगों ने, जो बौद्धिक विचारधारा के मानने वाले जो लोग थे, जो प्रगतिशील विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने यही सोचा कि अपना देश ही छोड़ दिया जाए ताकि वहाँ के झंझट से आदमी
अलग हो सके। तब उन सारे लोगों ने पनाह लिया इटली में। और इटली में जब हर देश से बड़े बड़े ब्रेन जब मिले, तब वहाँ पे पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। देखिए, पुनर्जागरण के प्रारंभ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रारंभ होती हैं। जैसे आप देखते होंगे उसी समय बहुत सारे आविष्कार होने लगते हैं, बहुत सारा जैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी होने लगते हैं। एक तरीके से लोगों को खुला आसमान दिया जाता है उड़ने के लिए, खुले विचार दिए जाते हैं, किसी के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगता है। उनकी सोच जो होती है बहुत ही प्रखर होने लगती है, और साथ ही साथ जिसके शासन में वो लोग रहते हैं उनके खिलाफ भी वो लोग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है फंडामेंटल राइट्स को या उनकी मौलिकता को काफ़ी प्रगाढ़ बनाती है। और एक तरफ से समुद्री यात्राओं का खोज हो रहा था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, नए नए मशीन बनाए जा रहे थे, बहुत सारा चीज़ें हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रहा था। उस समय एक दौर ही चल रहा था सब चीज़ का, और वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। कहता है कि 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। जैसे आप देखते होंगे भारत में अगर आप देखिएगा तो जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, तो मनुस्मृति जैसे जिसे कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं, जो पारंपरिक मानसिकता के जो लोग हैं, जो रूढ़िवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उन्होंने मानते हैं कि पहले के समय में मनुस्मृति एक संविधान की तरह था, एक विधि की तरह था जो वही काम करता था। वो जो लिख दिया है ऐसा लगता है कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें इंसान क्या है, पारंपरिक चीज़ों को परंपराओं के अनुसार ही उसे मानना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने विचारों को खुले आसमान में सोचने समझने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, तब जा कर के आप उन जो परंपराओं के खिलाफ क्या होते हैं, तर्क करने लगते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और यही प्रश्न चिन्ह खड़ा क्या कर देता है, और वही लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जो बौद्धिक होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो तर्क करना जानते हैं। और यही चीज़ें होता है यूरोप में, यही चीज़ें होता है इटली में। और कहा जाता है कि फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। जब भी आप जैसे आप बुद्ध के जीवन में देखते हैं, तो बुद्ध के जीवन में अगर देखते हैं तो उनके जीवन में ही बहुत सारे प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों से घिरे हुए थे। वो प्रश्नों का हल उनको मिल नहीं पा रहा था, जिसके वजह से उनको घर त्यागना पड़ा। और यही त्यागने के बाद जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है तो सारे प्रश्नों का समाधान उनके पास था। और वो समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, क्योंकि खुले आसमान में उनको सोचने समझने का अवसर मिला। उन्होंने प्रश्न जो खड़ा किया था उस प्रश्न का हल उनको प्राप्त हुआ। यही सब चीज़ें यहाँ भी कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। एक बात और भी बताते हैं, बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे बातों को ऐसे ही स्वीकार मत कर लेना। जैसे होता है ना कि खास करके हिंदू धर्मों में वो सब चीज़ें हैं, वो सीधे स्पष्ट कहता है ना। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि नहीं, तुम अपने तर्क की कसौटी पर उसे कसना, अगर वो अच्छा हो या वो सच हो, वो सटीक हो, तभी उसे स्वीकार करना और मानना, है ना। लेकिन बाकी कोई ऐसा धर्म है जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है ना, वो तर्कशील नहीं बनाती, वो आपको लॉजिकल नहीं बनाती। अगर आप जैसे बात अगर हो जाए, हिंदू धर्म जो सनातनी लोग कहते हैं, उन धर्मों पे प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा कर देते हैं तो उस व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग उसे बुरा समझने लगते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। बाद में बहुत सारा दुनिया में ऐसे धर्म का जन्म हुआ, खास करके एशिया में बहुत ऐसे धर्म का जन्म हुआ जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और वो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण धारण किए थे। यही चीज़ें कहते हैं कि सत्य को जानना, प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। क्योंकि आप देखते हैं यूरोप में देखते होंगे बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे शासक जब शासन करता है तो सबसे ज़्यादा प्रेरित अगर हो जाए तो धर्म से ही प्रेरित हो जाता है। जब राजनीति में धर्म घर कर जाता है, जब घुस जाता है, तो लोगों का जो फंडामेंटल है, लोगों का जो अधिकार है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है। और ये जो खतरे में पड़ जाता है ना,
इससे समाज की जो समरसता है, जो प्रेम है, जो संरचना है, वो टूट तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ देश की तरक्की और विकास भी रुक जाता है। जो प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग मानने वाले हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी भी ऐसी शासन प्रणाली को, ऐसी शासन व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते, न स्वीकार करते हैं। तो लोग क्या करेंगे, वो लोग सीधे सीधे खड़ा हो जाते हैं, उसके खिलाफ खड़ा हो जाते हैं और बगावत कर जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे ब्रिटेन में लोकतंत्र के लिए जो रक्तहीन क्रांति हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही था। उसे प्रेरणा लेकर के आप देखते हैं अमेरिकी क्रांति हो जाती है, फ्रांस की क्रांति होती है ना, और बहुत सारे देश में लोकतंत्र को अपनाया जाता है। और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश ही है। तो जो प्रगतिशील जो चीज़ें हैं, जैसे भारत में मनुस्मृति के पीरियड में कोई ये नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब समझिए कि लोगों का जो अधिकार था उसको अलग अलग डिवाइड किया गया था जाति के आधार पे। तो लोकतंत्र और मनुस्मृति दोनों अलग अलग चीज़ हो जाता है। हालांकि उसको नेगलेक्ट किया गया, उसको बाहर किया गया, क्योंकि समाज के लिए बेहतर नहीं था। हमने बहुत पढ़ा है, मनुस्मृति भी पढ़ा है। हमने सोचा कि आखिर ये संविधान का एक पार्ट कैसे था, तो मैंने देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन साथ ही साथ जो भारत में रहने वाले जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए जो कानून और नियम जो बनाए गए थे, समझिए कि बहुत ही घटिया और बहुत ही समझिए कि गलत तरीके से था। खास करके भारत के जो अछूत जो हैं, शूद्र जो हैं, जिसको भी OBC SC ST बोलते हैं, और महिलाओं की जो स्थिति है मनुस्मृति में बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है। हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है इसको, यहाँ तक कि मैंने कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, गीता भी पढ़ा, और बुद्धिज्म में, जैनिज्म का बहुत सारी किताबें हमने पढ़ा, तब जा कर के समझ में आया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या सही और क्या गलत है ना। पढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो यहीं पे देखिए कहता है कि धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, है ना। और व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। धीरे धीरे इसका क्या होता है, विस्तार होने लगता है। आप देखते हैं कुछ खोज यात्राएं जो हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ, है ना, इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए थे, काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। जैसे आप उस समय की अगर बात करते हैं तो जैसे मैं आप कभी कभी आपको ये लगता होगा कि ये स्पेन एक छोटा सा कंट्री है, कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर भरा पड़ा है। स्पेन जो अमेरिका को खोज कर लेता है ना। पुर्तगाल, ये स्पेन और पुर्तगाल उस समय बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, जिन्होंने समुद्री यात्रा के माध्यम से नए देश का, नए जगहों का खोज किया। और वही चीज़ें यहाँ पे कहने की कोशिश किया जा रहा है। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुँचने के प्रयास शुरू किए, है ना। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी तक नहीं था, है ना। ये सब किसने किया, ये यूरोप का ही ये देन था। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मूवी देखिएगा, जो हॉलीवुड का मूवी जो बनाया जाता है, जिसमें अभी भी बहुत ऐसे डिस्कवरी मूवी होते हैं या ऐसे भी एडवेंचर मूवी होते हैं जहाँ पे लोग खोज कर देते हैं कोई ना कोई। अभी भी बहुत ऐसी दुनिया में हो सकता है कि हम जिस ग्रह पे रहते हैं, हम एक और ग्रह की तलाश कर रहे हैं, ताकि हमारा ग्रह अगर कहीं किसी कारणवश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाए, है ना, तो ताकि हम दूसरे ग्रहों पे अपना निवास ढूंढ सकें। उसी तरह हो सकता है कि कोई और भी ऐसा ग्रह वाले लोग होंगे जो अपना जीवन कहीं दूसरे ग्रह में मतलब ढूंढने के लिए वो निकले होंगे, जैसे हम लोग कभी कभी निकलते हैं, है ना। जैसे मंगल ग्रह की खोज किया और लगा कि शायद मंगल ग्रह पे भी लिया जा सकता है, मकान वगैरह बनाया जा सकता है। इसी तरीके से तो यहाँ भी देखते हैं दुनिया के बहुत सारे लोगों ने ये सब चीज़ें किया और इसकी जानकारी भी नहीं थी। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे ग्रह हैं या बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन इसको खोजने से, इसको जांचने से और इसका आविष्कार करने से ही सब कुछ पता चलता है। और आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक जिनका नाम था कोलंबस,
के बारे में सुना होगा। इसी समय उन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। कोलंबस को लगा कि चलो ये निकल चुके थे स्पेन से इंडिया को खोजने के लिए, लेकिन जब ये पहुंचते हैं गलती से, है ना, थोड़ा सा भटकाव हो गया, भटकाव की वजह से सीधे अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका के तट पे देखते हैं कि रेड जो लोग हैं, कलर उनका रेड होता है, इसलिए उनका नाम रेड इंडियन रखा, नई दुनिया रखा। और ये चीज़ें खोजा था किसने? तो कोलंबस ने खोजा था। यहाँ देखेंगे पुर्तगाल के नाविक जिनका नाम वास्को डिगामा रहता है ना, आपने सुना होगा, और उसने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले किताबों में क्या वजह रहा, कौन ऐसी कारण रही जिसके वजह से, है ना, पुर्तगालियों को भारत आना पड़ा। क्या क्योंकि अरब व्यापारी ऐसा क्या कर दिए थे कि उनको एक नया मार्ग ढूंढना पड़ा, है ना। वो सब चीज़ें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध क्या हुआ? स्थापित हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति क्या हो जाता है। देखिए, इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया, है ना। जैसे भारत के साथ जब संबंध इनका होता है, भौगोलिक खोज के बाद जब संपर्क बन जाता है, तो यहाँ से मसाले लेकर के जब यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे 60 गुना कमाई करते हैं। दोनों का अगर हम लोग देखेंगे, प्राचीन भारत का अगर हम लोग देखेंगे इतिहास, तो देखिएगा भारत और यूरोप के बीच में एक मार्ग जाता है, हम लोग जिसको हम लोग सिल्क रूट बोलते हैं, सिल्क मार्ग बोलते हैं, रेशम मार्ग बोलते हैं। हालांकि बाद में इस पे सबसे ज़्यादा दबदबा जो है, इस सिल्क मार्ग पे जो दबदबा है अरबवासी का होता है। बाद में अरबवासी जो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद उस पर मतलब रोक लगा देते हैं, जिससे संबंध जो है यूरोप और भारत के बीच में जो संबंध होता है वो टूट जाता है। हालांकि तब उनको लगता है यूरोप वालों को कि नहीं, हमें भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करना चाहिए, और वहीं खोज करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि बहुत कमाई हुआ, लाभ हुआ, और लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी, और इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया, और इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक, है ना, एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। और इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों को 2 नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे, पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे, और पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। मध्यकाल में जैसे कुटीर उद्योग बहुत ही ज़्यादा विकसित अवस्था में था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो धीरे धीरे ये जो कुटीर उद्योग का जो तारतम्यता थी, जो एक उन्नत अवस्था में थी, धीरे धीरे क्या होता है? मशीनीकरण की वजह से टूट जाता है। और यही कहता है कि आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जो हैं जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे, और आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त क्या है? मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। और मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। देखिए, भारत में औद्योगिक जो क्रांति है, जिसके वजह से जैसे मानते हैं कि आप किसी लकड़ी से, है ना, एक चेयर बनाते हैं, मानते एक चेयर बनाते हैं आप, और इसमें जो कारीगरी होता है ना, कारीगरी जो लोग इसमें करते हैं, हो सकता है कि इसमें समय, है ना, समय साध, और इसमें बात यह कि पूंजी का भी बहुत ज़्यादा खपत हो जाता है। और पता चला कि एक चेयर को बनाने में लगभग 500 रुपये खर्च हो गए, और इसका रेट मान लीजिए कि अगर 700 रुपया हो जाता है, इसका रेट 700 रुपया हो जाता है ना। लेकिन यही चेयर जब मशीन के द्वारा बनती है तो इससे उन्नत अवस्था में होगी। जब मशीन के द्वारा बनती है तो यही उन्नत अवस्था में बनती है, और मार्केट में इसी का रेट कितना हो जाएगा? 500 हो जाता है। तो आपके हाथ से बनाए हुए जो सामग्री है, लोग क्या करेंगे? उसको नहीं खरीदेंगे। और ये मशीन से बनाया गया जो सुंदर भी होगा, टिकाऊ भी होगा, देखने में अच्छा खूबसूरत भी होगा, लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे।
जब इसको ज़्यादा खरीदेंगे तो लोग जो अपने हाथों से कारीगरी करते थे, धीरे धीरे लोग खरीदेगा ही नहीं, तो ये लोग बनाएंगे कैसे। तो धीरे धीरे ये जो स्थान है ये मशीन के द्वारा ले लिया जाता है और ये हो जाता है मशीनीकरण, और यही चीज़ें होता है औद्योगिक क्रांति। जो हर चीज़ें आज के ज़माने में देखिए, अभी के वर्तमान समय में देखिए, सब चीज़ों का निर्माण ही मशीन से होता है। आपकी ज़िंदगी ही मशीनों से घिरी हुई है। आप अगल बगल में जो चीज़ें हैं, आप मोबाइल से लेकर के लैपटॉप, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी ही मशीनों के इर्द गिर्द घूम रही है और आप उससे घिरे हुए हैं। अभी के समय में आप देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है ना। आगे देखते हैं उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद क्या कहता है। देखिए, उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होने लगा है ना। किसके कारण? उद्योगों की स्थापना के कारण होने लगा, क्योंकि इनका पर्पस था एक व्यापार, यानी कि एक बाज़ार बनाना और बाज़ार में अपने सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, भेजना, ताकि इनकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लाभ कमाया जा सके। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी और साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर क्या किया, मजबूर कर दिया। जैसे आप देखते होंगे, भारत से सबसे ज़्यादा कच्चे माल की जो खपत था है ना, यहाँ से कच्चे माल सीधे ट्रेन के माध्यम से, जो ट्रेन का आविष्कार जो भारत में हुआ, उसके पीछे उनका मकसद था, उनका उद्देश्य था। उनका मकसद था कि व्यापार जो है वो तेज़ी से बढ़ जाएगी, कच्चे पदार्थों की जो प्राप्ति है ब्रिटेन तक पहुंचाने में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं ज़्यादा उपद्रव अगर फैल जाए तो तुरंत ही सैनिकों को भेजा जा सकता है। उनका ये मकसद था, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा हमारे भारत के लोगों को भी हुआ। तो इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा, बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए और बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को हम लोग औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। जैसे साम्राज्यवाद क्या किसे कहते हैं? तो देखिए, सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ से मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए, क्योंकि बार बार हम लोग सटीक चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी में भी और आपके बीपीएससी टीचर में और सिविल सर्विसेज में, और बाकी जितने भी जो जी से संबंधित जो कंपटीशन है उसमें ये सब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।